हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की। ओके, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ क्यों रही हूँ। ठीक है, अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे आप 11th के लेवल को स्टार्ट करो चाहे आप 12th के लेवल को स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कैसा है। जैसे आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका एक फॉर्मूला यूज करते हो ना, उस फॉर्मूले को ही उस रिपीट करते 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 कोई भी वैल्यू दो तो आप उसे सॉल्व कर लेते हो बड़े आराम से, है कि नहीं। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ, ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसको यूज करके, जिस फॉर्मूले को यूज करके आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मुझे पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है, उसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशंस आपको बड़े अच्छे से पता है, मेडिसिन, है ना। जितनी भी मेडिसिन है जो बनती रहती है उन सब का बेस जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो हम उससे स्टार्ट करते हुए चलेंगे। ओके, इसलिए इसकी एप्लीकेशंस इतनी सारी हैं कि हमें उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमें इसे पढ़ना किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, जो कि हमें स्ट्रेंथ बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, वो क्या है, हमारा बेसिक्स। ओके, वी हैव टू एक्ट टू लाइक हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बेसिक्स। वी हैव टू मेक अवर बेसिक्स सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। घर बनाने के लिए पिलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तभी तो घर मजबूत बनता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आगे तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे एक रिएक्टेंट चाहिए जिसके ऊपर मुझे रिएक्शन कराना पड़ेगा, जिसमें मैं कोई चेंज लाना चाहती हूँ, है ना, ऐसा ही करना चाहती हूँ। तो मैं लेती हूँ यहाँ पे एक रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने लिया एक रिएक्टेंट। ओके, अब इस रिएक्टेंट के अंदर मैं चेंज लाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक क्लास है। ठीक है, हम क्लास के अंदर, जैसे मैं टीचर हूँ और वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों के अंदर मैं चेंजेस लाऊं, है ना। मैं चाहती हूँ उन बच्चों के अंदर मैं कुछ चेंजेस लाऊं। तो वो बच्चे जिनके अंदर मैं चेंज लाना चाहती हूँ वो क्या है, मेरे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर ही मुझे चेंज लाना है। ठीक है, और मैं जो चेंज ला रही हूँ उनके अंदर, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ रिएजेंट। लाइकवाइज, और अब मुझे बात बताओ, अगर रिएक्टेंट को रिएजेंट से बात करनी हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंट्रैक्शन। ओके, तो मतलब अगर मैं रिएक्टेंट के साथ कुछ भी करना चाहती हूँ, लाइक मैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहती हूँ, उसके नेचर को बदलना चाहती हूँ, या फिर मैं उसको कोई डिफरेंट मटेरियल बनाना चाहती हूँ, मैं एक वीक बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे उससे इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना। मुझे उसके बारे में जानना होगा कि वो बच्चे की एक्चुअली वीकनेस है क्या, ताकि मैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाऊं, है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट के नेचर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और प्लस जो रिएजेंट, मतलब मैं जो उसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कि उसका इंट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारे बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिएक्टेंट के अंदर चेंज आएगा, वो भी जरूरी है ना। तो सबसे पहले अगर मुझे एक रिएक्टेंट चाहिए जिससे मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट मतलब जो मैं चाहती हूँ वो बने, है ना। तो इसके लिए मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे कोई रिएजेंट, है ना। मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे कोई रिएजेंट जो कि उस पे काम करे और रिएक्शन हो, है ना, जिससे हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आए। Am I clear? तो ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मान लो रिएक्टेंट जो था, अब रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। अगर मुझे रिएक्टेंट में, अगर मुझे उस बच्चे के अंदर कोई चेंज लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में पूरी बात जानकारी होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। व्हाट इज इट्स नेचर, उसका नेचर कैसा है, हिज नेचर, हर नेचर, क्या नेचर है उस बच्चे का, है ना, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा तभी मैं उस रिएक्टेंट में चेंज कर पाऊंगी। Am I clear? मतलब पहले तो मुझे इंटरेक्शन करना पड़ेगा उस बच्चे के साथ। मैं रिएजेंट हूँ, वो बच्चा रिएक्टेंट है, तो मुझे उसके साथ अगर कोई चेंजेस करने हैं उसके अंदर तो मुझे उसका नेचर पता होना चाहिए, तभी मैं रिएजेंट, एज अ रिएजेंट उस पर कोई काम कर पाऊंगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट का नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे नेचर पता होना चाहिए, है ना। अब 11th-12th के लिए ज्यादा नेचर में तो घुसना नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए वो किस नेचर का है, अमीर है कि गरीब है। इन दैट वे न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को मैं अपनी टर्म्स में कहती हूँ भाई वो अमीर कैटेगरी का है ना।
और इलेक्ट्रोफाइल को मैं अपनी टर्म्स में कहती हूँ कि बहुत गरीब है। गरीब वो जिसे पैसों की जरूरत, पैसे इलेक्ट्रॉन्स, आपकी लाइफ के पैसे जो हैं वो केमिस्ट्री के लाइफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मान लो इसका नेचर हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक हो, न्यूक्लियोफिलिक है ना, और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो, है ना। और ऐसा मेरे रिएजेंट के साथ भी पॉसिबल है कि नहीं? मेरे रिएजेंट के साथ भी पॉसिबल है कि रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है कि नहीं? जो मेरा रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट क्या है। अगर मेरा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब काफी अमीर कैटेगरी का है, तो मेरा रिएजेंट में डालूंगी क्या? कोई गरीब, तभी तो वो इंटरेक्ट करेंगे। हम पढ़ते हैं ना, अनलाइक स्पीशीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, है ना। हम पढ़ते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इंटरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस को इंटरेक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब अट्रैक्शन के लिए मुझे अनलाइक चार्जेस चाहिए। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट कर सकता है और दूसरी टर्म में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट कर सकता है। कह सकती हूँ मैं अनलाइक स्पीशीज अट्रैक्ट ईच अदर, यस, ओके। तो इसका मतलब है मेरा रिएक्टेंट या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ओके। और मेरा जो रिएजेंट है वो भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। अगर किसी को न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पता, ओके, तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी, उसके अंदर बताऊंगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे चल रहे हैं, ओके। तो हमें पहले बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगी, ओके। एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक वो जो अमीर, इलेक्ट्रोफिलिक वो जो गरीब, ओके। अब देखो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के अंदर मैं कोई रिएजेंट डाल रही हूँ, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें ना हम एक और चीज यूज करते हैं, वो होता है आपका सॉल्वेंट। ये होता है आपका सॉल्वेंट। अब मान लेते हैं 90% ऑफ द केसेस, 99 एक्चुअली, आप सॉल्वेंट यूज करते हो। अब सॉल्वेंट कभी आपने देखा है अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दूं तो क्या वो मेरे रिएक्शन में प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देता है? नहीं। तो इसका मतलब मेरा सॉल्वेंट एक्चुअली करता क्या है? 90% ऑफ द केसेस में आप सॉल्वेंट को रिएक्ट करता हुआ देखोगे ही नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बात कैसे कर पा रही हूँ? थ्रू अ मीडियम विच इज माई एयर, है कि नहीं? 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है कि नहीं? 8th क्लास से ही पढ़ा होगा हालांकि आपने, कि अगर मुझे कोई रिएक्शन चाहिए, अगर मैं चाहती हूँ आपसे बात करूं सिंपल, तो आई नीड अ मीडियम एंड मीडियम इज नथिंग बट इट इज योर एयर। अगर मैं वैक्यूम में हूं तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी? नो, नॉट पॉसिबल। लाइकवाइज अगर मैं रिएक्टेंट को रिएजेंट से अटैक करवाना है तो मुझे एक मीडियम चाहिए होगा, और मीडियम क्या है? सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस के अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो आपको मीडियम देता है जिसके थ्रू इंटरेक्शन हो सके। क्योंकि मुझे इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए मुझे मीडियम की जरूरत पड़ी। लैपटॉप जो बंद करें, सॉरी गाइस, इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि अगर न्यूक्लियोफिलिक है, रिएक्टेंट किस नेचर का हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो एज अ मीडियम एक्ट करता है ना। जो सॉल्वेंट है वो एज अ मीडियम एक्ट करता है बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस के अंदर, ठीक है। कुछ केसेस में वो रिएक्ट खुद भी करता है, अदरवाइज ज्यादातर केसेस के अंदर वो एज अ मीडियम काम करता है। अब मुझे मीडियम की क्या जरूरत है? सोच के बताओ, मुझे मीडियम क्यों चाहिए? मान लो कि अगर आपने कभी देखा है कि अगर जैसे गैस पर अगर आप कोई चीज बना रहे हो, मान लो आप कुकिंग कर रहे हो, है ना। कुकिंग करते टाइम आपने देखा होगा कि जो ऑयल होता है वो ऑयल ऊपर तैरने लग जाता है। आपने कभी ऑयल और नमक को साथ में मिला के देखा है? तो क्या वो मिक्स हो जाते हैं आपस में? आपका नमक है आयनिक बॉन्ड NaCl, है ना, और आपका जो ऑयल है उसके अंदर नॉन पोलर कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन नमक के अंदर तो पोलैरिटी है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी खाना बना लेते हैं तो उसके बाद जो तेल है वो ऑयल पार्ट वो ऊपर तैरने क्यों लग जाता है? सोच के बताओ, ऊपर तैरने क्यों लग जाता है? इसका मतलब सोच के बताओ, सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ऑयल जो है वो कुकिंग के बाद ऊपर तैरने क्यों लग जाता है? वो मिक्स क्यों नहीं हो जाता चीजों के साथ? कुछ कंटेंट मिक्स होता है, बाकी सारा वो ऊपर तैरने लग जाता है। सब्जी बन जाती है तो वो तैरने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑयल है उसके अंदर नॉन पोलर कंटेंट बहुत ज्यादा है,
ठीक है। तो आपका जो पानी है ना वो एज अ मीडियम देता है, जिसकी वजह से थोड़ा ऑयल और थोड़े मसाले, ठीक है, वो आपस में मिक्स हो पाए। ओके, आपकी सब्जी इसी तरीके से बनती है। ओके, अगर मैं चाहती हूं मेरा तुमसे कोई इंटरेक्शन नहीं, तो मैं किसी तीसरे से इंटरेक्ट करूंगी जिसका हम दोनों से इंटरेक्शन हो, जैसे कि पानी। ओके, पानी नमक को पूरा पूरा डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, तभी तो नमक और पानी सॉल्यूशन बनता है ना उससे, है ना। और हम ऑयल किससे डालते हैं, हमारी सब्जी, ऑयल की जरूरत क्या है हमें, सोच के बताओ, आप ऑयल डालते क्यों, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप ऑयल डालते क्यों हो और ऑयल ऊपर तैरने क्यों लग जाता है, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। अब देखो, जो सॉल्वेंट है वो है मीडियम, ठीक है, और उसके बाद बनेगा कोई प्रोडक्ट। अब यहां से जो साइकिल शुरू हुई है उसके और प्रोडक्ट के बीच में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है इंटरमीडिएट, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्रोडक्ट के चांसेस ज्यादा। इंटरमीडिएट समझने वाली बात है, सिंपल सी, पेपर आने वाला है आपका, है ना, एग्जाम आने वाला है, मान लो आप रिएक्टेंट हो, आप बच्चे हो, ठीक है, और एग्जाम का रिजल्ट जो है वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आप बच्चे हो, आपने पढ़ाई शुरू करी, रिएजेंट के साथ रिएक्शन, मतलब अपनी बुक्स के साथ रिएक्शन, बुक्स के साथ इंटरेक्शन, है ना। तो उस टाइम पे आपका इंटरमीडिएट क्या है, आपका प्रेजेंट। इंटरमीडिएट जितना आपने पढ़ा, आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर वो स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, स्टेबल, इसका मतलब आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, है ना। इंटरमीडिएट मतलब आपने एग्जाम से पहले कितना अच्छे से पढ़ा, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, इसका मतलब आपका रिजल्ट कितना स्टेबल है, रिजल्ट कितना अच्छा है। ये तो सिंपल टर्म में बात हो गई, है ना। इसका मतलब इंटरमीडिएट मेरा डिसाइड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है। मैंने जितने अच्छे से पढ़ाई की होगी उतने अच्छे से ही मेरा प्रोडक्ट बनेगा, उतने अच्छे से ही मेरे नंबर आएंगे। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल केस, एग्जैक्टली, या। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अब केमिस्ट्री के टर्म्स में जो मेन इंटरमीडिएट्स होते हैं ना बेटा, वो 3 टाइप्स के होते हैं मेन, बाकी भी बहुत सारे हैं लेकिन हम मेन की बात कर रहे हैं, घर के 3 लोग इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, वो 3 लोग कौन है, 3 इंटरमीडिएट्स कौन है जो आपके प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। एक है वो कार्बोकेटाइन, एक है कार्बा एनाइन, और एक है फ्री रेडिकल। ओके बेटा, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी कि बनते कैसे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहले जान लो कि इंटरमीडिएट ये जो मेन है वो आपको 3 लोगों के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्या कहा, ये जो रिएक्टेंट है जिसके अंदर मैं चेंजेस करना चाहती हूँ उसके लिए मैं रिएजेंट डालूंगी, ठीक है। जिस नेचर का मेरा रिएक्टेंट होगा, जैसे कि अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो मेरा रिएजेंट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सॉल्वेंट है वो एज अ मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जो मीडियम है उसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट है जो कि डिसाइड करता है कि एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा कैसा। अगर आपको इंटरमीडिएट की समझ आ गई ना अच्छे से, इसका मतलब आप जीत गए केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई आपको अच्छे से, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपके इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, आपका कार्बोकेटाइन या कार्बाइनाइन या फ्री रेडिकल, वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ, है ना। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, दूसरे टर्म्स में कहूँ तो मैं स्टेबल हूँ, कंफर्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी। तो मैं अगर ज्यादा स्टेबल हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं एक्चुअली स्टेबिलिटी गेन करना चाहती हूँ ना, किसी भी तरीके से मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब कंफर्टेबलनेस, हर इंसान रहना चाहता है, तो ये केमिस्ट्री भी स्टेबल रहना चाहती है। अगर ये स्टेबल है तभी कंपाउंड बनेगा और आइसोलेट हो पाएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है, आइसोलेट हो पाएगा, आप उसे यूज कर पाओगे। तो अगर मैं इस रिएक्टेंट के अंदर कोई चेंजेस ला रही हूं तो मैं उसको फर्दर यूज करना चाहूंगी ना, तो यूज करना चाहती हूँ, इसका मतलब वो आइसोलेट होना चाहिए, उसे निकाल के मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूं, ठीक है, इसीलिए मुझे इसकी स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिएक्टेंट से, ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम
कोशिश करते हैं रिएक्टेंट को समझने की कि रिएक्टेंट किस किस तरीके के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब रिएक्टेंट जो होते हैं ना बेटा, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स, पढ़ा है आपने? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट, इसका मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप्स, आप क्या चेंज करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि अगर मेरा रिएक्टेंट जो है, मान लो रिएक्टेंट जो है मेरा हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 लोग आते हैं, फेमस लोग आते हैं कि नहीं? एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, है ना। एल्कीन कौन? जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अगर मैं इसी पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो एल्कीन, अगर इसी पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो एल्काइन, है ना। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एक को चेंज करके तो एल्कीन, अगर मैंने इसको चेंज करके ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो एल्काइन, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। आपने बहुत कन्वर्जन्स पढ़नी है, बहुत सारी कन्वर्जन्स पढ़नी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर मैं किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मेरे और उसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई इंट्रैक्शन, कोई ना कोई रिलेशन, है कि नहीं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा एल्केन है, मैं चाहती हूँ मेरा ये जो एल्केन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों में एक्चुअली रिलेशन क्या है, तभी तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगी। अगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं तुमसे बात क्यों करूं, है कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम में चेंजेस करना चाहती हूँ, मैं तुम में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। मुझे पता करना होगा कि मेरे और तुम में कॉमन क्या है, क्या रिलेशन है हम दोनों के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग तो मैं काम कर पाऊंगी। इसका मतलब इंट्रैक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट मानता है इंट्रैक्शन। अगर आपके पास इंट्रैक्शन है किसी के साथ, तभी आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो या खुद में चेंजेस ला सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स आपके, आप किसके इसके बारे में पढ़ोगे, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट आपके हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, वेदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा ग्रुप? अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का और वहां पे लगा दो OH, मतलब OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, है ना। जैसे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड और मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, और ये सारी पोजीशन पे मान लो सारे जगह पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। मान लो ये सारी जगह पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है एल्कोहल के बाद आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्कोहल के बाद कौन से कंपाउंड्स आते हैं बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल का मतलब होता है CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, इसमें आप पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। एल्डिहाइड एक कौन सा ग्रुप होता है बेटा? अगर आप C डबल बॉन्ड O के साथ में एक हाइड्रोजन लगा दो तो वो एल्डिहाइड, अगर मैं C डबल बॉन्ड O के साइडों में दोनों साइड पे अगर कार्बन लगे हों तो वो है कीटोन, ठीक है। इसके बाद फर्दर भी क्लासेस आती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एल्कोहल, फिफ्थ एल्डिहाइड, सिक्स्थ कीटोन, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन मुझे पता होना चाहिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद तो बाकी आप खुद ही बता दोगे कि फर्दर लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हम पढ़ेंगे एस्टर, ये आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O। अगर किसी दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है तो हम उसे कहते हैं ईथर, ठीक है। और इसी के बाद बहुत सारे एसिड डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन ये मेन लोग हैं आपकी डिक्शनरी के मेन लोग हैं, आपके घर के ये मेन लोग हैं जिनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, उनका नेचर कैसा। तो जब हम पहले पढ़ना शुरू करेंगे ना, मैं आपको एल्केन की कहानी बताऊंगी, तो उस एल्केन का मुझे नेचर पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया? रिएक्टेंट का नेचर पता होगा तभी तो रिएजेंट उस पर अटैक कर पाएगा, है कि नहीं। तो चलो शुरू करें। पहले आप ये लिख लो, आपको ये सब कुछ पढ़ना है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एल्केन से। ओके बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन बाबा से, एल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं रिएक्टेंट जो है वो है मेरा हाइड्रोकार्बन, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन की, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन है इसके पास, बहुत सारे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही है ना, शुरुआत यहीं से होती है। कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है ना। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कार्बन और हाइड्रोजन को देखकर अगर मैं बोलूं कुछ, तो मैं क्या बोलूंगी? इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर है एज अ कोवेलेंट नेचर, है ना, शेयरिंग हो रही है सबके बीच में। देखो यहाँ पे 1 2, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, है ना, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे शेयरिंग दिख रही है मुझे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की शेयरिंग दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है कार्बन के साथ, और इस फुल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कोवेलेंट कैरेक्टर नजर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, हम इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरी दुनिया के अंदर कोई इंसान परफेक्ट है? कोई इंसान, कोई भी परफेक्ट है? क्या ऐसा कोई है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? इसका मतलब हर कोई इम्परफेक्ट है। तो ये केमिस्ट्री प्योर हो सकती है? सोच के बताओ, हो सकता है कि इसके अंदर पूरी पूरी प्योरिटी हो? सोच के बताओ, क्या मैं इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कह सकती हूँ कि इसके अंदर पूरा पूरा कोवेलेंट नेचर है? नहीं, इसके अंदर किसी न किसी सिचुएशन में कोई ना कोई गलती की गुंजाइश हो सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ सकता है। इसका मतलब हमेशा लाइफ में ध्यान रखना बेटा, अगर आपके अंदर कोई परफेक्शन नहीं है, हर इंसान इम्परफेक्ट है, कोई भी ले लो, कोई भी, हर किसी ने लाइफ में एक गलती जरूर की है। हम तो बहुत कर चुके हैं, है ना, लेकिन हर किसी ने, चाहे वो बहुत बड़े बड़े लोग हों, हर किसी ने एक छोटी छोटी गलतियां तो जरूर की होगी। तो इम्परफेक्शन तो वहीं से आ जाता है ना। वी आर नॉट परफेक्ट, है ना, हम सब इम्परफेक्ट हैं। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर हम कभी नहीं कह सकते कि पूरा पूरा कोई प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है या कोई पूरा पूरा प्योर आयनिक बॉन्ड है। ये हमें फजांस रूल ने भी बताया था कि अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। We can only say that it has more covalent character rather than ionic character. That is why it has covalent bond. Okay? और बाकी थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर है जो किसी न किसी सिचुएशन में बाहर जरूर आने वाला है। ओके, इसका मतलब है अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है इस एल्केन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है। ओके, मान लिया। अब इसके बाद अगर मैं ड्रॉ करूं आपका एल्कीन, ये था आपका एल्केन, ठीक है। अब ये मैं ड्रॉ कर रही हूं एल्कीन, ये लिया मैंने 4 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड को ना एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लो मैं चाहती हूं कि इस एल्केन से एल्कीन बन जाए या इस एल्कीन से एल्कीन बन जाए। मैं चाहती हूँ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको क्या समझाया, आपको पता होना चाहिए इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, कि आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल। यस, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो एल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाए एल्कीन के अंदर, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो एल्कीन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए।
सोचो, इसके पास है डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कमी किस चीज की है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 हाइड्रोजन्स। ओके, देयर आर 8 हाइड्रोजन्स इन एल्कीन्स। इस एल्कीन के अंदर 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस एल्कीन के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 हाइड्रोजन्स। ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, जो हमारा एक्चुअली पिलर है, जैसे हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इस एल्कीन के पास कितने हाइड्रोजन्स है, 10 हाइड्रोजन्स। इस एल्कीन के पास कितने हाइड्रोजन्स है, 8 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन का, सिर्फ 2 हाइड्रोजन का फर्क है। और इसके अंदर उस 2 हाइड्रोजन की कमी है। इसके पास टोटल 10 हाइड्रोजन है और इसके पास 8 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो हम क्या करें, इसका मतलब इसके दोनों के बीच में हाइड्रोजन की कमी। और हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर आपको याद हो तो पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमेम्बर, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गायब हो गए यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊं, मतलब 8 हाइड्रोजन से अगर मैं 10 हाइड्रोजन तक जाऊं, तो मुझे 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज रिडक्शन, है ना। ये क्या होता है, इट इज रिडक्शन। और इसका मतलब है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रिडक्शन, आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, है कि नहीं। और अगर मुझे यहां से वापस आना है इधर, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब मुझे 2 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब उसका इस्तेमाल तो होना पड़ेगा ना लाइफ में। जो भी पढ़ते हो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसका यूज करना सीखो। अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हो तो उसका यूज करो। एक्चुअली उसका यूज उसके अंदर कैसे आ गया, कैसे, तो वो जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों में रिलेशन क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन का। वो 2 हाइड्रोजन, कभी भी 1 हाइड्रोजन निकल सकती है नहीं, 2 हाइड्रोजन निकल सकती है एज अ गैस, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स निकल सकते हैं एज अ हाइड्रोजन गैस। और कभी भी दुनिया में गैस निकल रही होती है ना, तो दैट इज योर फेवरेबलनेस, वो आपके लिए फेवरेबल है। गैस निकलना बहुत फेवरेबल है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि उसे नेचर फॉलो करता है। कभी भी गैस निकल रही है तो आपने पढ़ा होगा, गैस अगर सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। अगर मैं पढ़ूं सॉलिड लिक्विड और गैस, तो किसके अंदर रेंडमनेस बहुत ज्यादा है। मान लो मैं क्लास के अंदर गई, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टीचर नहीं है, क्लास के अंदर टीचर नहीं है, तो क्या होता है, बच्चे बहुत उधम मचा रहे होते हैं, शरारती बच्चे एकदम उधम मचा के डेस्क पे चढ़ के नाच रहे होते हैं, होता है ना, हमने भी किया है ना। तो अगर उसी टाइम टीचर आ जाए क्लास में, तो क्या हो जाएगा, सब एकदम शांत चुप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, टीचर जब तक नहीं थी तब तक उनके अंदर रैंडमनेस थी, है ना। और तुम मुझे बताओ, टीचर क्लास में नहीं है, तुम उधम नहीं मचाओगे, ऐसे बैठे रहोगे चुपचाप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सोचते हैं टीचर बस जाए हम शरारतें शुरू करें अपनी, है ना, एक सीट से दूसरी सीट पे जाएं, अपने फ्रेंड से बात करने जाएं, कुछ भी करें, है। तो वो हम टीचर जब नहीं होती क्लास में तभी करते हैं ना। इसका मतलब रैंडमनेस वो नेचर फॉलो करता है, नेचर चाहता है वो होता है, ऑटोमेटिकली होता है ना। ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, बच्चे अपने आप उधम मचा रहे हैं, उनको कोई कह थोड़ी ना रहा है उधम मचाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही टीचर आ जाती है उनके उधम मचाना कम हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सॉलिड लिक्विड और गैस में कंपेयर करूंगी तो गैस बिल्कुल खुली बैठी हुई है, गैस में बहुत रैंडमनेस है, बहुत रैंडमनेस। जो गैस के पार्टिकल्स है उनके पास इतना सारा स्पेस है, इसका मतलब इतनी सारी स्पेस में वो बहुत उधम मचा सकती हैं, है कि नहीं। अगर वो उधम मचा सकती हैं, इसका मतलब उसमें रैंडमनेस ज्यादा, और नेचर उसको चाहेगा कि वो आसानी से निकल जाए। Am I clear?
तो इसका मतलब गैस आसानी से निकल जाती है और हमेशा एज अ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रिडक्शन करूंगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस अगर आप ऐड करोगे, H2 गैस अगर आप ऐड करोगे, इसका मतलब क्या है, आप रिडक्शन कर रहे हो। अगर आप H2 को निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। समझ में आ गया? इसका मतलब एल्केन और एल्कीन के अंदर ये रिलेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या समझ में आया? इसका मतलब अगर हमें समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट का नेचर कैसा। इसका मतलब अगर ये रिएक्टेंट है तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ, एल्कीन से एल्काइन बनाएंगे और इस टाइम आप मुझे बताओगे कि उन दोनों में क्या रिलेशन है और मैं ऐसा क्या डालूं कि उनके अंदर रिएक्शन हो जाए और वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।